करें स्टार्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आज के लेक्चर में? एक तो हमें बात करनी है मिक्सिंग ऑफ आयंस। ठीक है, बेसिकली मिक्सिंग ऑफ आयंस में कॉमन आयन और ऑड आयन इफेक्ट जो लिखा था, डिटेल में क्या कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा हम लोगों को आज पढ़ना है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और कुछ डिस्कशन भी करेंगे इनको लेकर के। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, मिक्सिंग ऑफ आयंस। हेडिंग लिखो मिक्सिंग ऑफ आयंस। मिक्सिंग ऑफ आयंस का रेफरेंसिव पॉइंट है दो टॉपिक्स को लेकर के, एक कॉमन आयन इफेक्ट और एक ऑड आयन इफेक्ट। नाउ इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी, बेसिकली तुम किसी अच्छे बच्चे के साथ बैठे, है ना, जो पढ़ने वाला था, तुम मॉडरेट थे। अब दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, या तो तुम उसको अच्छा पढ़ने वाला बना दो, मतलब वो ऑलरेडी अच्छा पढ़ने वाला है, वो या तो तुमको अच्छा पढ़ने वाला बना दे, या फिर तुम उसको, आती है बात समझ? ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट, पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉमन आयन ऑड आयन इफेक्ट लगेगा किसके ऊपर और लगाएगा कौन। ठीक है, कौन इस इफेक्ट को अप्लाई करेगा और किसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होता है? कौन सा सब्सटेंस है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होता है? बताओ। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सब्सटेंस क्लासिफाई किए थे हम लोगों ने, कौन कौन से थे? स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज करता है? वीक। स्ट्रॉन्ग का तो चेंज ही नहीं होता ना। स्ट्रॉन्ग का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय डिफॉल्ट कितना है? 100% या 1। आती है बात समझ में? और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो चेंज किसके लिए होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसका चेंज होगा उसके ऊपर लगेगा कॉमन आयन या तो ऑड आयन। लगाएगा कौन? जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी चेंज नहीं होता। तो इफेक्ट जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कॉमन आयन या फिर ऑड आयन इफेक्ट। तो लगाने वाला सब्सटेंस कौन है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और किसके ऊपर इफेक्ट कंसीडर किया जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। कभी भी यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक में तो ये ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब ना ही उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर सकता है, ना ही उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज कर सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज या डिक्रीज किसका करेगा? जिसका वेरिएबल है। और अल्फा किसका वेरिएबल है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। इसीलिए कॉमन आयन या ऑड इफेक्ट किसके ऊपर लगाया जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर लगाया जाता है। आती है बात समझ में? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालो कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें लिखना दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड on weak electrolyte, on weak electrolyte, on weak electrolyte in presence of, in presence of
in presence of strong electrolyte, in presence of strong electrolyte having same ion, having same ion, having same ion, ब्रैकेट में लिखो कॉमन आयन। जो आयन सेम होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉमन आयन। सेम आयन in aqueous solution, in aqueous solution, in aqueous solution, in aqueous solution। ले चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है सबने? ले चैटलियर प्रिंसिपल। यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, समझो। मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस था CH3COOH, लिखना मत कुछ भी, ये हमें प्रोड्यूस करके दे रहा था CH3COO- और साथ में बना रहा है H+। ठीक, हमने इसके साथ में एक और सब्सटेंस मिक्स कर दिया, लेट सपोज इट इज HCl। HCl ब्रेक होता है, एक Cl- बना देता है और एक H+ बना देता है। नाउ लेट सपोज ऐसा मान लेते हैं कि जब HCl नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, तब H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है। ठीक है, हमने 1 मोल किसको लिया था? CH3COOH को। 10% डिसोसिएशन माना हमने हमने मान लिया कि जो अल्फा है वो कितना है? 10% या फिर 0.1। यदि 10% अल्फा लेंगे तो 1 का 10% कितना होगा? 0.1। तो 0.1 मोल हमको क्या मिल गया? CH3COO- और 0.1 मोल हमको क्या मिल गया? H+। सॉल्यूशन में ये होना चाहिए था। मैंने सॉल्यूशन के अंदर 0.05 मोल किसको ऐड किया? HCl को। और HCl H+ कितना प्रोड्यूस करेगा? 0.05। आती है बात समझ में? तो टोटल सॉल्यूशन ऑफ, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कितना हुआ? 0.15 मोल। लेकिन सॉल्यूशन में बेसिकली कंसंट्रेशन कितना चाहिए? 0.1। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? किसके लिए बैकवर्ड में जाएगी? किसकी रिएक्शन बैकवर्ड है? पहले वाले की। दूसरे वाले की तो बैकवर्ड है ही नहीं ना भाई। ये जो है ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन बैकवर्ड कभी नहीं होती है। ये है तुम्हारा वीक एसिड, और वीक एसिड की रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड भी हो सकती है। अब मुझे जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए वो बेसिकली कितना चाहिए? 0.1। 0.05 किससे मिल गया? स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो CH3COOH H+ की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और रिएक्शन को कहां लेके जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। कब तक बैकवर्ड लेके जाएगा? जब तक ये फाइनल कंसंट्रेशन 0.1 ना हो जाए। उसके लिए इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर इसका जो कंसंट्रेशन है वो भी कितना मिलना चाहिए? 0.05 फ्रॉम CH3COOH। तो इसका जो अल्फा है वो 10% से कितना हो जाना चाहिए? बताओ। 5%। अल्फा का वैल्यू 10% की जगह कितना हो जाना चाहिए? यदि अल्फा का वैल्यू 5% होगा तो 5 डिवाइड बाय 100 कितना मिलेगा? 0.05 मिलेगा। आई बात समझ में? तो अल्फा का वैल्यू बढ़ा या कम हुआ? और हम लोगों ने एक टॉपिक लिखा था पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, मिक्सिंग ऑफ आयंस ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट अल्फा क्या करता है? डिक्रीज करता। आती है बात समझ में? तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ आयन रिमेन्स कांस्टेंट। यदि कंसंट्रेशन ऑफ आयन रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब H+ का कंसंट्रेशन कितना रहना चाहिए? 0.1। 0.1 में से 0.05 कौन दे रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मुझे वीक से भी कितना मिलना चाहिए? सिर्फ 0.05 मिलना चाहिए, ना कि 0.1 मिलना चाहिए। इसलिए ये अपनी रिएक्शन को कहाँ लेके जाता है? बैकवर्ड में। तो लिखो इसमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, due to presence of common ion, concentration of due to presence of common ion,
concentration of ion get increased, concentration of ion get increased, concentration of ion get increased, and concentration of ion get increased, and direction of direction of direction of weak electrolyte, direction of weak electrolyte proceeds in backward, proceeds in backward, due to which due to which due to which its degree of dissociation, due to which its degree of dissociation get decreased, due to which its degree of dissociation get decreased, due to which its degree of dissociation get decreased. लिखो इसको. नेक्स्ट लिखना ऑड आयन इफेक्ट. ये लिखा ना सबने? कौन बाकी है भाई? अरे तुम सजा सजा के लिखते हो क्या? मत सजाया करो. 4-5 साल बाद समोसे रख के खा रहा होगा कोई इस पे हरी और लाल चटनी के साथ. सजाने की जगह ना थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दो तुम, वो काम आएगा. डॉट्स ही भरने हैं फाइनली जाके तुमको. नहीं भरने? मार्कर काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं. थोड़ा तो है ना, तू चलाया कर थोड़ा सा. This effect is observed. This effect is observed on weak electrolyte. On weak electrolyte. This effect is observed on weak electrolyte. On weak electrolyte in presence of. In presence of. In presence of. In presence of strong electrolyte. In presence of strong electrolyte having ion of opposite nature, 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 ब्रैकेट में लिखो odd ion, odd ion, odd ion in aqueous solution, in aqueous solution, in aqueous solution.
नेक्स्ट लाइन में लिखना। धन्यवाद। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ in electrolytic solution of weak electrolyte in electrolytic solution of weak electrolyte in electrolytic solution of weak electrolyte when a strong electrolyte with odd ion is added, concentration of ions get decreased, hence weak electrolyte shows more dissociation and its alpha get increased. Its alpha get increased. ठीक है। weak acid CH3 COOH ब्रेक किया, क्या मिल जाएगा? CH3COO माइनस विद H प्लस। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर रहे थे, और आयन के लिए किसको ऐड करो? स्ट्रॉन्ग बेस को। तो यहाँ पे ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस। लेट सपोज इट इज NaOH। NaOH को ब्रेक करेंगे, क्या मिलेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। ऑड आयन कौन शो करेगा? क्यों? देखो ये पता है, तुम लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते हो। मैं तुमसे पिछले लेक्चर में भी यही बोल रहा था, तुम लोग क्वेश्चंस पूछते क्यों नहीं हो, समझ नहीं आता मेरे को। या तो तुमको समझ नहीं आती चीजें क्या है, तुम कोरिलेट नहीं करते हो चीजों को, बहुत बड़ा इशू है। हमने पहले वाले में कॉमन आयन इफेक्ट लगाया H प्लस, क्योंकि वो सेम नेचर का है, दैट इज फाइन, ठीक है, चलता है, समझ में आता। Cl माइनस और CH3COO माइनस दोनों सेम नेचर के नहीं है। यदि मैं यहाँ पे ऑड आयन इफेक्ट की बात करूं तो H प्लस का ओपोनेंट OH माइनस है और CH3COO माइनस का ओपोनेंट Na प्लस है। तो H प्लस और OH माइनस में ही इफेक्ट क्यों कंसीडर होगा, CH3COO माइनस और Na प्लस में क्यों नहीं होगा? इसका क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ये सब पढ़ा है तुम लोगों ने, इसीलिए पूछ रहा हूं तुमसे। हाँ तुमने सब पढ़ा है ये, इसीलिए पूछ रहा हूँ तुमसे एक बात। तुम्हें बस कोरिलेट करना है, और तुम कोरिलेट कर गए ना, तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों बोल। अच्छा, इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे। अभी अपन ने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था ना थोड़े दिन पहले, है ना? तो हम यदि CH3COOH को NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बताओ। सोडियम एसिटेट और H2O। वाटर की प्रेजेंस में कोई भी सॉल्ट किस फॉर्म में रहता है? आयंस की फॉर्म में ना, कंबाइंड फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इफेक्ट कहां से जनरेट? समझते हो बात को? भाई यहाँ पे CH3COO माइनस Na प्लस से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? CH3COO Na। और H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? H2O। CH3COO Na तो सॉल्ट है, और सॉल्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और पानी की प्रेजेंस में कोई भी सॉल्ट आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये बेसिकली CH3COO Na तो है ही नहीं। हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में यही लिख रहे थे ना, हमने कभी भी CH3COO Na लिखा क्या? हमने CH3COO माइनस अलग लिखा और Na प्लस को अलग लिखा। Na प्लस को हमने स्पेक्टेटर आयन बोला,
कि उसका रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं, वो तो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, आयनिक फॉर्म में। और जब वो आयनिक फॉर्म में रहेगा तो उसकी कंसंट्रेशन में कभी कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा, जब H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ये H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में क्यों नहीं रहेंगे? हम यदि ये बोल रहे हैं कि H प्लस OH माइनस रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर, चीजें याद रखने की कोशिश किया करो। एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर में हम लोगों ने लिखा कि जो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 10⁻⁷ के ऑर्डर पे, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना कम है कि वो कभी H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जब H2O बनेगा तो H2O दोबारा से H प्लस और OH माइनस कभी बनाएगा ही नहीं। अब यहीं से सेम पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज मैंने बोला कि ये 1 मोलर था और अल्फा की वैल्यू को मैंने मान लिया दैट इट इज 10%, तो यहां से H प्लस कितना मिलना चाहिए? 0.1। मैंने 0.05 मोलर NaOH को इसमें ऐड किया और 0.05 मोलर मुझे क्या मिल गया? OH माइनस। अब यहीं से तुम आ जाओ किसके ऊपर? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, H प्लस जब OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा। H2O कितना बनेगा? मोल कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? OH माइनस, जिसकी क्वांटिटी कम है। इन दोनों में से किसकी क्वांटिटी कम है? OH माइनस की। तो यहां से H2O कितना बना? 0.05। 0.05 बनाने के लिए इसमें से माइनस कितना हुआ? 0.05, और इसमें से माइनस कितना हुआ? 0.05। तो ये तो जीरो हो गया ना। ये कितना बचा? तुम्हें चाहिए कितना था? आई बात समझ में? हमें सॉल्यूशन में H प्लस का कितना कंसंट्रेशन चाहिए था? 0.1 मोलर, लेकिन मेरे पास बच कितना रहा है? 0.05। अब आ जाओ ले चैटलियर प्रिंसिपल पे। यदि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी रिएक्शन यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? ये पढ़ना। देखो कोरिलेशन केमिस्ट्री में मैंने तुमको बहुत पहले दिन भी बोला था, ये कहानी है। तुम्हें यदि कैरेक्टर्स याद नहीं रहेंगे ना केमिस्ट्री में तो तुम घूमते रहोगे इधर से। जिसको कैरेक्टर्स पता है, जिनको कोरिलेट करना आता है, उनके लिए केमिस्ट्री बहुत ईजी है। और आपको एक कोरिलेशन बिठाना पड़ेगा, और अब वो तुम्हारा टाइम गया कि हमें ये चैप्टर आता है और हमें ये चैप्टर नहीं आता। तुम्हें सब आना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। आपने बचपन से लेके जब तुम्हारी 11th क्लास चालू हुई वो तुम्हारा बचपन है, तब से लेके अभी तक तुमने जो भी पढ़ा है वो तुमको सब पता होना चाहिए ऑन टिप्स। ऐसा नहीं है कि हमें दिमाग को जगाने की जरूरत पड़ी है, हमारा दिमाग ऑलरेडी जगा हुआ होना चाहिए, मान लो। ठीक है, आपको एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर 10 कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं समझ में आना चाहिए, कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज घूमते रहना केमिस्ट्री में कि कब कहाँ पे कौन सा टॉपिक काम कर रहा है। इसीलिए बफर चालू नहीं किया डायरेक्टली। बफर आने से पहले आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कॉमन आयन काम कैसे कर रहा है और ऑड आयन काम कैसे कर रहा है। तो बेसिक सा काम क्या हुआ, हमने एक वीक एसिड लिया या एक कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसका अल्फा 10% मान के उससे कुछ आयंस मिले, उन आयंस का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैं उसमें अपोजिट नेचर के सब्सटेंस को ऐड करता हूँ, वो अपोजिट नेचर का सब्सटेंस न्यूट्रलाइजेशन शो करता है, और न्यूट्रलाइजेशन शो करके कंसंट्रेशन ऑफ आयन को क्या कर देता है? डिक्रीज। कंसंट्रेशन आयन जैसे ही डिक्रीज होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का रिएक्शन दोबारा से कहाँ जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि उस कंसंट्रेशन ऑफ आयन को वो रिमेन रख सके जितना इक्विलिब्रियम पे वो होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उसका अल्फा क्या करने लगता है? इंक्रीज करने लगता है। आती है बात समझ में? तो ऑड आयन इफेक्ट के रीजन से अल्फा का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट के रीजन से अल्फा का वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगा, और ये उसके लॉजिक्स है। ठीक, और ये भी क्लियर होना चाहिए कि हमने H प्लस और OH माइनस को ही ऑड आयन में क्यों लिया है, क्योंकि इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। इसीलिए आप ऑड आयन में किसी और सब्सटेंस को जनरली कंसीडर नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में आते भी नहीं है। और ये 1 मोलर मत लिखना है यहाँ पे, है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो ये दो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन क्या बना लेंगे? H2O, और इसीलिए ये शो करेगा ऑड आयन इफेक्ट को। ठीक है, और घर जाके ना पढ़ाई किया करो, मूवी वूवी कम देखा करो तुम लोग।
भाई एक बात सुनो मेरी, कॉमन आयन ऑड आयन इफेक्ट कब लगेगा? जब सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे है, और इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। अब यदि कंसंट्रेशन ऑफ आयन चेंज ही नहीं करेगा तो फिर तो इफेक्ट ही नहीं हुआ ना। तो ऑड आयन या कॉमन आयन इफेक्ट की तो बात ही तब की जाएगी जब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या करे? चेंज। और कंसंट्रेशन ऑफ आयन चेंज कब होगा? जब वो न्यूट्रलाइजेशन शो करे। या तो H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, या फिर H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन कम कर दो। और कम कब होगा? जब वो रिएक्शन करके कोई नया प्रोडक्ट बनाए, और यदि प्रोडक्ट ही नहीं बना तो कंसंट्रेशन में कभी कोई चेंज? तो हेडिंग डाल लीजिए। हमने सॉल्ट के बारे में दो बातें की थी, एक सॉल्युबिलिटी और एक हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हमारा खत्म हो चुका है, आज बात करते हैं सॉल्युबिलिटी को लेकर के। तो हेडिंग लिखो सॉल्युबिलिटी solubility and solubility product, solubility and solubility product, solubility and solubility product। इसमें फर्स्ट लिखो इसको हम या तो कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल एम से। एम पोलैरिटी ही है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस है थोड़ी सी देर में तुमको समझ में आएगा। पहले थ्योरी छापो कि थ्योरी क्या है। इसमें लिखो, ये लिखा सॉल्युबिलिटी सबने, इसमें लिखो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the maximum amount of solute, the maximum amount of solute that can be dissolved, that can be dissolved to obtain, the maximum amount of solute that can be dissolved to obtain 1 liter of 1 liter of 1 liter of a saturated solution, 1 liter of a saturated solution, 1 liter of a saturated solution known as solubility, known as solubility, known as solubility। तो S या फिर M का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर्स में होना चाहिए। तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला हो गया द मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, और यही फॉर्मूला किसका है? पोलैरिटी का। ठीक, जो समझा रहा हूँ पहले उस पर लिख लेना, रुको एक मिनट। इसकी यूनिट्स दो होती हैं, और क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली इस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आपको क्या दे रहा है और क्या पूछ रहा है। ठीक, एक यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, और एक यूनिट होती है ग्राम लीटर इनवर्स। ठीक, क्वेश्चन में इन दोनों का इंटर कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता। तो साइड बाय साइड कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मोल्स विल बी इक्वल टू क्या होते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। चलो ये बताओ, मोल्स की यूनिट क्या है? एन का यूनिट क्या है? एन की यूनिट क्या है? एन की, स्मॉल एन की यूनिट क्या होती है? मोल। यूनिट सिस्टम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें सेवंथ यूनिट,
एसआई सिस्टम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? एन, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो एन की यूनिट क्या है? मोल। डब्ल्यू का यूनिट क्या है? मास को किस में कैलकुलेट करते हो? केजीज में, ग्राम्स में। और सीजीएस यूनिट? अच्छा, मोल का सीजीएस क्या होता है? वही पूछ रहा हूँ, मोल का सीजीएस यूनिट क्या होता है? मोल ही होता है ना। तो फिर तुम केजी लो चाहे ग्राम लो, कोई फर्क पड़ता है क्या? बधाई हो, बढ़िया। मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है? ग्राम्स, है ना। डिवाइड बाय ग्राम, तो आंसर तो मोल नहीं आया। तुम पढ़ते ही गलत हो, पता है, तुम्हें स्टार्टिंग से गलत पढ़ाया जाता है। और यदि पढ़ाया सही भी जाए ना, तो तुम शॉर्टकट्स यूज करना ज्यादा प्रेफर। H2SO4 का मोलर मास कितना है? 98 ग्राम पर मोल। ग्राम नहीं, 98 ग्राम पर क्या है? मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या है? ग्राम पर। ग्राम नहीं होता, मास का यूनिट ग्राम होता है। पोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल। पोलर एंथैल्पी पढ़ा था? पोलर एंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन की मोलर एंथैल्पी का यूनिट क्या था? किलो कैलोरी पर मोल, किलोग्राम पर मोल। पोलर मास है, मास नहीं है। मास इज डिफाइंड फॉर एनी गिवन क्वांटिटी, इसीलिए गिवन मास। पोलर मास डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ सब पर, तो ग्राम पर मोल। ग्राम नहीं होता। आती है बात समझ में? मोलर मास का यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल। अब यदि तुम इसको ग्राम पर मोल लिखोगे तो आंसर क्या बनेगा? भाई 1 नहीं होता, ऐसे आंखें बंद करके कुछ मत बोला कर तू। 1 होता है। फॉर्मूला तो सेटिस्फाई करो कम से कम। ठीक है, कोई हवाबाजी में चल रहा हो तो फिर भी बात समझ में आती है। कम से कम जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई तो करके देखो पहले। ठीक है, अब ये आ गया, तुम्हें इसको कन्वर्ट, मोल पर लीटर को कन्वर्ट किस में करना है? तो लीटर को छोड़ दो, बेसिकली तुम्हें मोल को कन्वर्ट किस में करना है? ग्राम में। ठीक, तो क्या करोगे तुम? मॉलिक्यूलर वेट को एन से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें ग्राम्स मिल जाएगा। तो एन मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू दैट ऑफ डब्ल्यू। इसका यूनिट था मोल, इसका यूनिट था ग्राम पर मोल। मोल से मोल कैंसिल आउट हुआ, क्या बन गया? आती है बात समझ में? तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए मॉलिक्यूलर वेट से। ये था तुम्हारा एन, 1 मोल के लिए हमने डिफाइन कर दिया। इसको मल्टीप्लाई किससे किया? मॉलिक्यूलर वेट से। तो ये बन गया सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर। आई बात समझ में? तो मोल पर लीटर में यदि सॉल्युबिलिटी दी गई है, तो आप उसको सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो वो बाय डिफॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ग्राम पर लीटर के अंदर। क्वेश्चन में ये ध्यान रखो कि वो तुमसे मोल पर लीटर में बात करना चाहता है या फिर ग्राम पर लीटर में, क्योंकि दोनों के आंसर अलग आते हैं। ठीक है, और वो ऑप्शन में दोनों आंसर देगा, ये भी कंफर्म होता है। साथ में यूनिट भी लिख के देगा कि ये है, और तुम यूनिट को एक बार छोड़ के देखो, मजा आएगा तुमको। ठीक है, तुम क्वेश्चन सही करके आओगे, आंसर गलत आ रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखें, सॉल्युबिलिटी में किस टर्म में क्वेश्चन दे रहा है और किस टर्म में आंसर पूछ रहा है, ये जरूर चेक करें। तो यदि मोल पर लीटर में गिवन है और ग्राम पर लीटर में पूछा गया है, तो मोल पर लीटर को किससे मल्टीप्लाई कर लोगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। तुम्हें क्या मिल जाएगा? ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में दे रहा है और मोल पर लीटर पूछ रहा है, तो ग्राम पर लीटर को किससे डिवाइड कर लो? मोल से। तुम्हें क्या मिल जाएगा? ग्राम पर लीटर की जगह मोल पर। ठीक है, एक ये रिलेशन याद रखना, और वो साइड वाला चाहो तो लिख लेना।
छाप लिया सबने? नेक्स्ट लिखना पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, solubility does not depends on, solubility does not depends, solubility does not depends on amount of solute, amount of solute, amount of solute and volume of solution, and volume of solution, volume of solution. Next लिखना second point, solubility depends on, solubility depends on, solubility depends on temperature, solubility depends on temperature, nature of solvent, कॉमा लगा के लिखना, nature of solvent, nature of solvent and presence of common ion, and presence of common, and presence of common ion, of common ion। और लास्ट थर्ड पॉइंट लिखो, solubility can also be defined, solubility can also be defined, solubility can also be defined, solubility can also be defined in terms of molarity, in terms of molarity, solubility can also be defined in terms of molarity। देख लिया सबने? छोड़ दो पेन वैन सब, अब कुछ नहीं लिख, 15 मिनट है हमारे पास, कुछ डिस्कस करना है हम जो पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, और अभी तक जो हम सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ ये तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है? इसका रीज़न ये क्योंकि तुम उन बुक्स तक पहुँचोगे नहीं, उसके लिए पढ़ने में इंटरेस्ट होना। हाँ, वो थोड़ा एनसीईआरटी तक ख़त्म हो जाता, और एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी हुई है वो सब शफल्ड है, कोई कोई चीज़ कहाँ लिखी हुई है, कोई चीज़ कहाँ लिखी है, मर्ज अप नहीं है चीज़ों का, सीक्वेंस का इशू, ठीक है? हाँ, यदि कोई अच्छी रेफरेंस बुक फॉलो करोगे तो वहाँ तुमको लिखा हुआ मिलेगा, जो भी मैं बता। हमने ये बोला कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको मोलारिटी की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, और जो बेसिकली सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी ना ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, ना ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है? तो ये तो थोड़ा सा अलग गलत हो गया। यदि 1 मोल NaCl को 1 मोल पानी के अंदर मिक्स कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी कितना आया? 1 मोल पर लीटर। यदि 0.5 मोल को 1 लीटर में मिक्स करोगे तो 0.5, सॉल्युबिलिटी तो चेंज हो गई। और हमने ये फर्स्ट पॉइंट लिखा पॉइंट्स टू रिमेंबर में कि सॉल्युबिलिटी ना ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ना ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। तो ऐसा क्यों? पहला पॉइंट, ठीक है? तो डेफिनेशन से आते हैं। हमने बोला द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहली बात तो आपको सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कब करना, तब डिफाइन करना है जब आप सॉल्यूट के अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट
वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर चुके हैं। लाइक मान लो एक गिलास पानी है हमारे पास, ठीक है, एक गिलास पानी लिया हम लोगों ने, और इस एक गिलास पानी के अंदर लेट सपोज H2O इक्वल टू 1 लीटर है, ठीक, और इसके अंदर हम ऐड किसको कर रहे हैं, NaCl। बेसिक रिएक्शन क्या है हमारे पास, NaCl है, NaCl पानी के अंदर मिक्स होगा, और पानी के अंदर मिक्स होके क्या बना लेगा, Na++Cl-। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस है, और ये भी एक्वस फॉर्म, ठीक। अब इनिशियली मान लेता हूं कि मैंने इसका 1 मोल ऐड किया, 1 मोल का मतलब बेसिकली कितना हो गया, 40 ग्राम, ठीक है। मैंने 1 मोल मतलब 40 ग्राम सॉल्ट लिया, और उस 40 ग्राम सॉल्ट को 1 लीटर पानी के अंदर डाल दिया, तो इसका मोलैरिटी M1 कितना आएगा, 1/1। 1 मोल NaCl, 1 लीटर वाटर, मोलैरिटी का वैल्यू कितना हो गया। मैंने इसमें दोबारा से 1 मोल को ऐड कर दिया, 1 मोल और डाल दिया, ठीक है। अब इसकी मोलैरिटी M2 कितनी आएगी, 2/1 विल बी इक्वल टू 2। तुमने दोबारा से इसमें क्या ऐड किया, 1 मोल को ऐड किया, ठीक। अब मोलैरिटी M3 का वैल्यू कितना हो गया, 3/1 विच इज 3 मोल पर लीटर। तुमने जैसे ही 1 मोल और डाला, NaCl ने मिक्स होना बंद कर दिया। आई बात समझ में, तुम जैसे ही 1 मोल NaCl और डालते हो, NaCl अब पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये वो वैल्यू है जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ NaCl, जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता था, ठीक है। यहां पे जब आप डिफाइन कर रहे हैं, दिस M3 कैन बी डिफाइंड एज S, इसको आप किसकी तरह डिफाइन कर सकते हैं, S की तरह डिफाइन कर सकते हैं, बट ये दोनों S नहीं, नॉट इक्वल टू S। हमने एक टॉपिक पढ़ा था QSP, सॉरी K इक्विलिब्रियम एंड Q इक्विलिब्रियम, आ गया सब, K इक्विलिब्रियम एंड Q इक्विलिब्रियम, रिएक्शन क्वेश्चन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों में क्या रिलेशन था, रिएक्शन चाहे फॉरवर्ड जाए, रिएक्शन चाहे बैकवर्ड आए, चाहे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, आप किसी भी कंडीशन पे एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं विच इज Q, लेकिन K कब डिफाइन होगा, ओनली एट इक्विलिब्रियम। सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है वो सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ना ही आप बढ़ा सकते हैं, ना ही आप घटा सकते हैं। यदि आपने NaCl की क्वांटिटी को 3 मोल, ये टोटल कितने मोल हो गए, 3 मोल, यदि मैं 3 मोल से कम रखूंगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यदि मैं 3 मोल से ज्यादा कर दूंगा तो दोबारा रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब तुम 3 मोल के बाद जितना NaCl इसके अंदर डालोगे, वो सारा NaCl दोबारा रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉटम में डिपॉजिट होता है NaCl। यदि तुमने NaCl तुम डालते ही गए पानी के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, तुम पानी के अंदर NaCl को डालते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी के अंदर NaCl मिक्स होना बंद हो गया। बंद नहीं हुआ है, रिएक्शन खत्म नहीं होती है कभी। हुआ क्या, जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन हुई उतनी ही बैकवर्ड हो गई। तुमने जितना NaCl डाला, Na+Cl- ने आपस में रिएक्शन की, उतना ही NaCl दोबारा प्रोड्यूस कर दिया। तो बेसिकली हमको ऐसा लगा कि रिएक्शन नहीं हो रही है, या NaCl ने रिजॉल्व होना बंद हो गया। बेसिकली हुआ क्या, सॉल्यूशन में जितना NaCl तुम डाल रहे थे उतने ही Na+ और Cl- आयन आपस में रिएक्ट करते थे और रिएक्शन कहाँ ले आते थे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस विल रिमेन कांस्टेंट और सेम। यदि तुम एक्स्ट्रा ऐड करोगे, ले चैटलियर प्रिंसिपल, यदि तुमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज किया तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी सेम वैल्यू से चेंज करेगा, तो रिएक्शन दोबारा से कहाँ आने लगेगी, बैकवर्ड में। इसलिए सॉल्युबिलिटी नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप उससे ज्यादा सॉल्यूट को उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। अब आते हैं नींबू पानी के ऊपर, कैसे बनेगा नींबू पानी। जैसे 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 तुम बोलोगे ना वैसे वैसे फॉलो करेंगे ना। लेमन वाटर,
बताओ क्या चाहिए? एक H2O, एक गिलास, एक गिलास H2O। और बताओ टेम्परेचर क्या होना चाहिए H2O का, ये भी बताओ। 0 डिग्री। ठीक है, और बोलो। नहीं होगा। चलो 10 डिग्री। ठंडा लोगे, नॉर्मल लोगे, गर्म लोगे पानी? कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जो बोलोगे वो मानूंगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, ये ध्यान रखना। 25 डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक, टेम्परेचर ले लिया हम लोगों ने 25 डिग्री सेल्सियस। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? नींबू डालना है, प्लस एक या दो, दो लेमन। ठीक है, अब क्या करोगे? बस चीनी डालनी है। शुगर कितना? 4 चम्मच, 2 चम्मच, 2 स्पून, 2 स्पून शुगर, और रॉक सॉल्ट। सॉल्ट कितना? 0.5 स्पून। ठीक है, आइस क्यूब, आइस क्यूब 2 या 4? 4, 4 पीस। ये है, ये करना है। ठीक है, ये गलत है, ये स्टेप्स गलत है। ठीक है, तुम्हें नींबू पानी बनाना नहीं आता। मैं सही वो मजाक नहीं कर रहा हूँ, और इसका रीजन अभी तुमको लिखवाया है मैंने। मैंने पहले बोला था टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एक बार बोल दो क्या रखना है। इसीलिए डेटा तुम दे रहे हो, तुम्हारी गलतियां मैं बता रहा हूँ। जो तुमने डेटा दिया है, इस डेटा पे तुम्हारा प्रोसेस गलत है, और इसका रीजन अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, केमिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कहीं किसी दूसरी दुनिया से यहाँ पे लेके आ गया और पढ़ाने लग गया हूँ। केमिस्ट्री पूरी वही है जो तुमने बचपन में, जब तुम पैदा हुए थे आज से 18 साल 17 साल पहले, तब से लेके आज तक डेली लाइफ जो तुम करते हुए आ रहे हो ना, वो सब यही पढ़ रहे हो तुम। और कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं तुम। ठीक है, तुमने नींबू पानी बनाने का जो स्टेप्स लिखे हैं ना, ये स्टेप्स गलत है। सिंपल सा लॉजिक। ठीक, कभी घर पे यदि किसी ने प्रैक्टिकली नींबू पानी बनाया है, या मम्मी को नींबू पानी बनाते देखा है, तो सबसे पहले पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व किया जाता है। ना ही नींबू डाला जाता है, ना ही नमक डाला जाता है, ना ही कुछ और डाला जाता है। उसका रीजन है कॉमन आयन इफेक्ट। यदि तुमने शुगर से पहले किसी दूसरी चीज को मिक्स कर दिया, तो वो दूसरी चीज शुगर को डिसॉल्व नहीं होने देगी। इसके दो लॉजिक्स होते हैं। जब भी कोई चीज पानी के अंदर डिसॉल्व होना चाहती है, तो वहां पे दो तरह की पॉसिबिलिटीज है। एक है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का प्रेजेंट होना, और दूसरा है इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। डिसोल्यूशन के लिए बेसिकली दो चीजों का प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट होता है। यदि आप किसी भी चीज का डिसोल्यूशन सोच रहे हैं, तो उस डिसोल्यूशन में जो पहला इंटरेक्शन है, पहली पॉसिबिलिटी है, वो पहली पॉसिबिलिटी होती है इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और ये समझ लो, इसके बारे में हम थोड़े दिनों पहले भी बात कर चुके हैं, और आगे आने वाले भविष्य में भी हम दोबारा एक बार बात जरूर करेंगे। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स बनते हैं और बनेंगे, ये मान के चलो। सॉल्यूट जो हमारा है वो बेसिकली आयनिक नेचर का है, और हमारा सॉल्वेंट पोलर सब्सटेंस विच इज H2, पानी। ठीक, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और यहां पे एक और ले लेते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लोन पेयर, लोन पेयर। एक सब्सटेंस है AgCl, इसको मिक्स किया, Ag प्लस बनेगा, साथ में Cl माइनस। एक सब्सटेंस लिया NaCl, ये बनाता है Na प्लस और Cl माइनस। पानी की प्रेजेंस में दोनों आयनाइज होंगे, एक Ag प्लस Cl माइनस बनाएगा और एक Na प्लस Cl माइनस। दोनों में सेम आयन कौन सा है? क्लोरीन, उसको छोड़ देते हैं। किसके ऊपर बात करेंगे? Ag प्लस एंड सोडियम प्लस के ऊपर। ठीक, 2 गिलास पानी था हमारे पास, एक गिलास में AgCl को मिक्स करना चाहते हैं और दूसरे गिलास में NaCl। यहाँ पे हमने मिक्स किया Na प्लस, ये है, और यहाँ पे हमने मिक्स किया Ag प्लस, ये है।
सोडियम पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड से बिलोंग करता है? सोडियम किस पीरियड से बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड से। सोडियम प्लस किस पीरियड से बिलोंग करेगा? सोडियम कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? थर्ड से। सोडियम प्लस कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? सेकेंड पीरियड से। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा ना, ठीक है। तो ये बेसिकली सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। और Ag कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? फिफ्थ से। तो Ag प्लस कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? फोर्थ से। मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं करते। मान लेते हैं ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? फोर्थ से। दोनों में से किसका साइज बड़ा है? रेडियस ऑफ सोडियम प्लस एंड रेडियस ऑफ Ag प्लस, दोनों में से किसका साइज बड़ा है? Ag प्लस का, ठीक। हाइड्रोजन के पास प्लस डेल्टा होगा क्या? वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। हाइड्रोजन इस सोडियम प्लस से और Ag प्लस से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा विच इज नोन एज आयन डायपोल अट्रैक्शन। इस बॉन्ड को क्या बोलोगे? Na प्लस और Ag प्लस आयन है, और पानी क्या है? एक पोलर सब्सटेंस है विच इज अ डायपोल। तो ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड कौन सा है? आयन डायपोल अट्रैक्शन। और ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यही पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ याद रखा करो चीज। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बना, लेट सपोज इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fa1 है, और ये जो बॉन्ड बना इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fa2 है। दोनों में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? Fa1। Fa1 इज स्ट्रॉन्गर देन Fa2। रीजन है रेडियस। इसका रेडियस छोटा है तो इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, उसका रेडियस बड़ा है तो उसका चार्ज डेंसिटी कम है, इसीलिए ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और वो बॉन्ड वीक है। जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्या आप Na प्लस को वाटर मॉलिक्यूल से सेपरेट आउट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या Ag प्लस H2O से सेपरेट आउट हो सकता है? हो सकता है, ठीक। तो Ag प्लस इजीली सेपरेट आउट होता है, क्लोरीन माइनस के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन को कहाँ ले जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये हमने तब भी डिस्कस किया था जब हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल क्यों है और कम स्टेबल क्यों है। तो यदि आपने बोला कि Na प्लस वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसीलिए आप इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर पाते। और जब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा तो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस के साथ रिएक्शन करके दोबारा NaCl नहीं बनाएगा। वहीं पे जो Ag प्लस है उसका बॉन्ड वीक है, इसीलिए इजीली ब्रेक हो जाता है, और इजीली ब्रेक होकर दोबारा क्लोरीन माइनस से रिएक्शन करता है और कहाँ चला जाता है? AgCl बनाने। रिएक्शन को कहाँ ले जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो पहला फिनोमिना होता है इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और यहीं से कहानी आती है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। कभी ऐसा हुआ है बचपन में किसी के दांतों में दर्द हुआ हो और घर पे किसी ने बोला हो कि सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक डाल के लगा लो दांतों पे, ठीक है, होम रेमेडी होती है ना। कोई भी ऑयल उसके अंदर नमक डालो और मिक्स करने की कोशिश करो, होगा क्या? करके देखो घर थोड़ा सा ऑयल लो, कोई भी ऑयल, एनी, ठीक है, बोलो उसमें नमक डालो और मिक्स करने की कोशिश। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वेजिटेबल ऑयल, कोई भी ऑयल लेना, नहीं हो। ऑयल्स, एनी टाइप ऑफ ऑयल इज अ नॉन पोलर सब्सटेंस, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? नॉन पोलर सब्सटेंस। पानी क्या है? पोलर सब्सटेंस। जो नमक है विच इज अ आयनिक कंपाउंड। पोलैरिटी पढ़ा? पोलैरिटी का मतलब क्या है? आयनिक प्रॉपर्टीज इन कोवेलेंट बॉन्ड। पोलैरिटी का मतलब क्या है? आयनिक प्रॉपर्टीज इन कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी सब्सटेंस में पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें आयनिक नेचर भी उतना ही ज्यादा होगा, इसीलिए पानी के अंदर आयनिक सब्सटेंस इजीली डिसॉल्व होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सब्सटेंस इजीली डिसॉल्व नहीं होते। तुम ऑयल लो और पानी के अंदर मिक्स करने की कोशिश, क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है और पानी पोलर है। नमक पोलर, 100% पोलर। आयनिक का मतलब क्या है? इसमें पोलैरिटी 100%, या जिसका आयनिक कैरेक्टर 100% है। तो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व उसमें होगा जिसका खुद का नेचर भी कैसा हो? आयनिक हो।
लेकिन आयनिक सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता जिसका नॉन आयनिक नेचर है, जो आयनिक नेचर को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहला फिनोमेना तो ये जनरेट होता है कि इंटरेक्शन होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। यदि वो इंटरेक्शन ही नहीं है, मतलब एक सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो फिर मिक्सिंग नहीं होगी। अब यदि सॉल्वेंट भी पोलर है और सॉल्यूट भी पोलर है, उस केस में इंटरेक्शन मैटर करता है स्ट्रेंथ के ऊपर, कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है उसके बीच में स्ट्रेंथ कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। यदि स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और यदि वीक है तो सॉल्युबिलिटी कम हो, ठीक। दूसरा फिनोमेना जनरेट होता है यदि मैं सॉल्यूट को चेंज कर दूं। लाइक अभी तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है ना, मान लो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप R लगा दो, ठीक है, ये क्या बन गया, एल्कोहल, ROH, ठीक। अब R के पास में प्लस डेल्टा होता ही नहीं है, प्लस डेल्टा केवल किसके पास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब यदि मैंने यहाँ पे भी R लगा दिया, तो अब दोबारा से प्लस डेल्टा खत्म हो गया, तो अब NaCl इसके अंदर डिसॉल्व होगा क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नॉन पोलर इन नेचर, तो इसके अंदर डिसॉल्व, क्योंकि प्लस डेल्टा नहीं है, और प्लस डेल्टा नहीं है तो सॉल्युबिलिटी भी नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक। दूसरा प्रॉब्लम है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वर्सेस साइज ऑफ आयन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कितना है, प्लस आपने जो सब्सटेंस उसके अंदर मिक्स किया, उस सब्सटेंस से बनने वाले आयंस का साइज क्या होगा, ठीक। लाइक जैसे हमने मान लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, लोन पेयर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, लोन पेयर एंड लोन, ये बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो यहाँ पे कुछ स्पेस जनरेट हुआ। लेट सपोज इस स्पेस का जो रेडियस है वो R है, ठीक। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉल्वेंट के बीच में प्रेजेंट है, इस सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का रेडियस कितना है, R। अब दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, एक Na+ है और एक Ag+ है, इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2। यदि ये वाला रेडियस बड़ा है या फिर इक्वल है रेडियस ऑफ आयन से, तो वो सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल है, वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक। लेकिन वहीं पे यदि ये रेडियस छोटा हो जाए रेडियस ऑफ आयन से, तो वो सब्सटेंस इनसॉल्युबल है, वो पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। सैंड एंड क्ले, सैंड और क्ले में क्या डिफरेंस होगा, मिट्टी और रेत दोनों अलग अलग चीज। मिट्टी चिकनी मिट्टी जिससे पौधे उगते हैं, ठीक है, रेत जो रेगिस्तान से मिली, ठीक है, उसमें पौधे नहीं उगते। क्ले और सैंड में ये डिफरेंस है, क्ले जिसके अंदर पौधे उगेंगे और सैंड जिसके अंदर पौधे नहीं उगने वाले। जो सैंड है उसके पार्टिकल का साइज बड़ा है, इसलिए वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, क्ले डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अमाउंट उसका डिसॉल्व होता है। आप पानी लो, पानी के अंदर सैंड को डालो, सैंड मतलब मिट्टी, चिकनी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, उसको डालो और घोल दो, घुलेगी ना वो, थोड़े टाइम बाद बैठ जाएगी। लेकिन वहीं पे यदि तुमने पीली मिट्टी जो आती है, जो घर बनाने के काम में आती है, उसको लिया और पानी के अंदर डाल दिया, तो वो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होती। साइज ऑफ पार्टिकल का, आई बात समझ में, जिसका पार्टिकल साइज छोटा होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को इजीली ऑक्यूपाई कर सकता है, इसीलिए वो सॉल्युबल है। अब पानी जो तुमने 1 लीटर लिया, तो उस 1 लीटर पानी के अंदर फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है, क्योंकि H2O की क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट हो गई। तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में यदि एक एम्प्टी स्पेस है, तो 1 मोल वाटर के पास में हाफ मोल एम्प्टी, तो उसके अंदर जितने पार्टिकल्स आ सकते हैं उतने पार्टिकल डिसॉल्व होंगे, जो बचे हुए पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व हो ही नहीं पाएंगे, तो रिएक्शन कहाँ लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो दो फिनोमेना, ठीक है। इसीलिए यदि आप पानी के अमाउंट को कम करोगे तो रेस्पेक्टिवली Na+ का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए सॉल्युबिलिटी ना ही Na+ पे डिपेंड करेगी ना ही पानी के ऊपर। जितना पानी कम होगा उतना ही Na+ भी कम होगा, जितना पानी बढ़ाओगे उतना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा और उतना ही Na+।
बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर होता है। तो दो प्रिंसिपल्स बेसिकली हमको पता होने चाहिए। जब भी आप किसी चीज को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो दो तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, एक उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, दूसरा फिनोमेना है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के ऊपर डिपेंडेंसी है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के साथ रेडियस ऑफ आयन मैच करता है या फिर नहीं कर पाता है। ठीक, अब यहीं से तीन कंडीशंस बन गई। जब मैंने किसी भी सब्सटेंस ए बी ले लेता हूं मैं, NaCl स्पेसिफिक नहीं लूंगा, एक सब्सटेंस लिया ए बी, आयनिक कंपाउंड था, इस आयनिक कंपाउंड को अंदर पानी के अंदर मिक्स किया H2O के अंदर। इनिशियली ये A+ और B- बना रहा था। ठीक है, मैं इसके अंदर NaCl डालता गया और जैसे डालता जा रहा हूं उससे A+ B- बनता जा रहा है और पानी में सॉल्युबल होता जा रहा है। जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस टाइम पे ये सॉल्यूशन होता है अनसैचुरेटेड। टर्म्स को समझना और याद रखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। ठीक है, आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला और आयनिक कंपाउंड आयंस के अंदर डिसोसिएट होता जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस सॉल्यूशन को क्या माना जाएगा, अनसैचुरेटेड। एक टाइम ऐसा आया जब A+ और B- ने पानी के अंदर फॉर्म होना बंद कर दिया, मतलब जब आप AB डाल रहे हो तो अब AB A+ और B- में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और जितना A+ और B- आप डाल रहे हो उतना रिएक्शन कहाँ आती जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आती जा रही है। इसको बोलोगे इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलोगे, तो द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन विच ऑलरेडी कंटेन्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। इससे ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता। तीसरा, हमने टेम्परेचर चेंज किया, शुगर सिरप चाशनी बनाने का पता है ना सबको, चाशनी बनाने के लिए टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, टेक्निकल बात किया, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। क्यों, सॉल्युबिलिटी में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड रिएक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसीलिए ठंडे पानी में चीनी नहीं घुलती, गर्म पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाती है। तुमने फ्रिज से पानी निकाला और फ्रिज से पानी निकाल के उसमें 1 चम्मच चीनी घोलो, 10 मिनट लगेंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लो, उसमें चीनी घोलो, 1 मिनट में हो जाएगी। टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया, वहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तुम्हारा पहला फिनोमेना, जो तुमने शुगर पानी लेमन वाटर बनाने के लिए पानी लिया, वो 0 डिग्री कितना लिया, 25 डिग्री। लॉजिक है, तुमको क्लैरिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये होती। तो 0 डिग्री की जगह 25 डिग्री सेल्सियस का पानी क्यों लेना है, ताकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमको पता है कि डिसोसिएशन डिसोल्यूशन होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि रिएक्शन कहाँ आ सके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब तुम्हें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया, मतलब शुगर ने डिसॉल्व होना बंद कर दिया। अब तुम क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्यूशन का, टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन दोबारा से कहाँ आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गई, लेकिन जो अमाउंट मैक्सिमम होना चाहिए था, अमाउंट उससे भी ज्यादा हो गया। इस तरह का सॉल्यूशन कहलाता है पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इक्विलिब्रियम के अमाउंट से भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, बाय चेंजिंग ऑफ कंडीशंस, तो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यदि तुमने सॉल्यूशन को ठंडा किया, चाशनी को ठंडा करोगे तो ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, वो डिपॉजिट लेयर किसकी है, शुगर की। रिएक्शन कहाँ चली गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में। पानी ने अपने अंदर प्रेजेंट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर को बाहर निकाल दिया, तो पानी और शुगर एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट आउट। तो बेसिकली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जब रिएक्शन कहाँ चले जाने लगे, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब आते हैं लेमन वाटर के पास दोबारा से, कि लेमन वाटर में प्रॉब्लम क्या था। लेमन वाटर में प्रॉब्लम थे ये वाला सब्सटेंस। यदि तुमने पानी के अंदर पहले ही नींबू डाल दिया तो वो नींबू पानी में प्रेजेंट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, और जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑक्यूपाई होंगे, शुगर के पार्टिकल्स पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। कॉमन आयन ऑड एन इफेक्ट, सब इसी के रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तुमने पहले नमक डाल दिया तो भी शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, इसलिए सबसे पहले पानी के अंदर डिसॉल्व किसको करना है, यह है स्टेप 2। इसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो। आई बात समझ,
इसका रीजन है शुगर के पार्टिकल्स का साइज। शुगर के पार्टिकल का साइज बड़ा है, जब आप उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो पार्टिकल टूटेगा भी सही, और वो पार्टिकल साइज छोटा होने के साथ साथ पानी के अंदर डिसॉल्व भी होगा, तो उसको एनर्जी कंज्यूम करनी है, और एनर्जी कंजप्शन क्या होना चाहिए, ज़्यादा है। इसीलिए वो प्रोसेस पहले होगा, वो प्रोसेस बाद में नहीं हो सकता। तो जब मम्मी तुमको बोलती है ना कि ये गलती है, नींबू पानी बनाने के लिए पहले किसको डिसॉल्व करना है, चीनी को, इसलिए करना है। उनको लॉजिक नहीं पता, उनको एक्सपीरियंस है। उनको ये नहीं पता है कि ये होता क्यों है, ये तुमको पता है क्योंकि तुम साइंस पढ़े हो, शायद उन्होंने। ठीक है, तो तुम्हारे पास लॉजिकल रीजन होने चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, सब्जी के अंदर तेल भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, सब घुल जाता है, क्योंकि वो भट्टी पे जल रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और हाई टेम्परेचर पे आप कोई भी रिएक्शन करा सकते, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता। आती है बात समझ में? ठीक है, तो लॉजिक लगाया करो, लॉजिक लगाओगे केमिस्ट्री अपने आसपास दिख जाएगी तुम लोगों को, लॉजिक नहीं लगाओगे तो बैठे रहो। ठीक है, फिर कुछ नहीं होता जीवन में। तो ये है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी के बारे में 3 चीज़ों का पता होना चाहिए, एक अनसैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड और एक सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन गिवन सॉल्वेंट। सैचुरेटेड का मतलब है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, अब आप सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। डिसॉल्व करने का मतलब है कि जितना सॉल्यूट आप डालोगे उतना ही सॉल्यूट आपको सॉल्यूशन से वापस मिल जाएगा। सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कि आपने बाय मीन ऑफ कंडीशन चेंज जो मोर अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो सकता था, उससे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर दिया है। जैसे ही आप कंडीशंस को रिवर्स करेंगे, रिएक्शन भी कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। आती है बात समझ में? ठीक है, तो ये नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसमें लिखो, when a sparingly soluble salt, when a sparingly soluble, sparingly soluble का मतलब होता है बहुत कम, वेरी लेस, चाहो ब्रैकेट में लिख लेना। sparingly soluble का मतलब होता है वेरी लेस। when a sparingly soluble salt like AgCl, like AgCl, like AgCl is dissolved in water, is dissolved in water, is dissolved in water, it get dissociated, it get dissociated, it get dissociated in Ag plus, in Ag plus and Cl minus ion, it get dissociated in Ag plus and Cl minus ions। नेक्स्ट लाइन में लिख, at equilibrium, at equilibrium ब्रैकेट में लिखो, at equilibrium ब्रैकेट में लिखना सैचुरेटेड सॉल्यूशन, at equilibrium ब्रैकेट में लिखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ब्रैकेट बंद करो। at equilibrium most of AgCl, most of AgCl, most of AgCl remain unionized, remain unionized, remain unionized ब्रैकेट में लिखना इन सॉलिड फॉर्म, remain unionized और ब्रैकेट में लिखो इन सॉलिड फॉर्म, इन सॉलिड फॉर्म, इन सॉलिड फॉर्म ब्रैकेट बंद करो, एंड वेरी लेस,
and very less ions are produced, and very less ions are produced, and very less ions are produced. तो एट इक्विलिब्रियम AgCl था सॉलिड फॉर्म में, AgCl को हम लोगों ने ब्रेक किया, क्या मिल गया Ag प्लस एंड Cl माइनस, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। जो जो फॉरवर्ड प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन, और जो बैकवर्ड प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फॉरवर्ड प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन। सब्सटेंस डिसॉल्व होगा तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, यदि आयंस दोबारा से रिएक्शन करके सॉलिड बना दे तो ये क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन। इसलिए प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस कहाँ डिपॉजिट होता है, बॉटम में। ठीक, तो ये हुआ प्रेसिपिटेशन। यदि मुझे K डिफाइन करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसको क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag। देखो इसको, अरे तो लिख तो सही पहले भाई, अभी खत्म थोड़ा, अभी तो चालू किया टाइम, अभी तो रुकोगे ना तुम 20-25। हो गया तेरा जुकाम सही, लिख लिया सबने। हो गया सबका, ये नेक्स्ट लाइन में लिखो। ये जितने भी नो वाले हैं ना, मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा एक दिन, ये ध्यान रख लेना। 5 मिनट में तुमसे 2 लाइनें लिखी जाती है, क्या कर रहे हो तुम, पेपर कैसे कंप्लीट करके आते हो तुम, ये बताओ, वहां लिखना नहीं पड़ता है क्या। और ये जितने वो है ना कि नहीं 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 लिखा है, घर पे जाके लिखा करो, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है ना, तुम गेट बेनिफिट ऑफ दैट। यदि मेरा लिखवाया और तुमको तेज लग रहा है ना, तो उस हिसाब से तो हमें 3 साल लगेंगे सिलेबस करने में। फिर तुम ये छोड़ दो कि तुम्हें 2025 में पेपर देना है, 26 की प्लानिंग करो तुम। ठीक है, क्योंकि अभी तो फिर भी फिजिकल चल रही है, बात तो ऑर्गेनिक में करें कि लिखना क्या होता है। अभी तो तुम इक्वेशंस लिख रहे हो ना, वहाँ थियरी है, वहाँ सिर्फ थियरी है और कुछ भी। देखेंगे क्या आता है, वो तो तभी पता लगेगा। तुझे पता है भारत सरकार ने इस बात पे बैन लगा दिया है कि बच्चा होने से पहले उसका लिंग परीक्षण करना अपराध है। तो क्या होने वाला है ये तो हम बता ही नहीं सकते, ये तो तब जब होगा तब पता लगेगा। ठीक है, तो आने दो पहले, फिर बात करेंगे क्या हुआ है। मिठाई अकॉर्डिंगली बांटी जाती है ना गांव में। तो लिखो इसमें, एट सैचुरेशन एट सैचुरेशन एट saturation at saturation most of AgCl remain unionized, most of AgCl remain unionized, or its concentration remains constant, or its concentration remains constant
or its concentration remains constant. Hence, a new equilibrium constant is defined. A new equilibrium constant is defined, known as KSP. तो क्या किया हमने, बोला कि जब हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे तो AgCl का मोस्ट ऑफ कंसंट्रेशन कैसा रहेगा, अनआयनाइज्ड। क्यों रहेगा, क्योंकि हमने जो सॉल्ट यहाँ पे कंसीडर किया वो कैसा है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है या जिसके आयनाइज होने की टेंडेंसी बहुत कम है। तो इसीलिए इस AgCl को K के साथ मिक्स किया, जैसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाला था हम लोगों ने, KW को डिफाइन किया था, सेम वो मेथड। तो हमने इसको लिख लिया दैट इट इज K multiply concentration of AgCl which is equal to concentration of Ag plus multiply concentration of Cl minus, और इसी को क्या बोला जाता है, KSP। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई से ना दिमाग उठता जा रहा है तुम लोगों का, जैसे जैसे समय पास आ रहा है ना वैसे वैसे तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। थोड़ा है ना ध्यान रखो और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ अपना, वरना 2 साल बाद फिर तुम ही खड़े होके बोल रहे हो कि हमें अच्छा नहीं पढ़ाया गया था, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता था क्लास में। हाँ सही बात है ना, हो सकता है 2 साल बाद सर तो हमें नींबू पानी बनाना सिखाते थे। छाप लिया सब, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसको चाहो मार्क कर लो, डेफिनेशन है KSP का कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the product of at constant temperature the product of concentration of ions present in a saturated solution known as solubility product, नेक्स्ट हेडिंग डालू, हाँ पता है मेरे को, ठीक है, ऐसी गंदी बातें मत किया करो, नहीं हुआ है तुम लोगों का टाइम, अभी बहुत बाकी है। ठीक है, लिखो हेडिंग, लिखो एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, applications of solubility product, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, टू फाइंड आउट solubility, find out solubility, अलग अलग फॉर्मूलाज बनते हैं, बहुत इजी सा टॉपिक है, आपको सॉल्ट का टाइप पता होना चाहिए, उससे डायरेक्टली फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। ठीक है, एक जनरल फॉर्म हम पहले ले रहे हैं, उसके बाद उसके एग्जांपल्स देख लेंगे कि क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला हम लेते हैं फॉर अ जनरल सॉल्ट, अच्छा जनरल सॉल्ट का मतलब क्या है, लेट सपोज एक सॉल्ट है AXBY,
आयनिक कंपाउंड में क्रिस क्रॉस रूल काम करता है। ए की वैलेंसी बी का चार्ज है और बी की वैलेंसी ए का चार्ज है, तो बेसिकली बी के ऊपर जो चार्ज है वो एक्स है और ए के ऊपर जो चार्ज है वो वाई है। तो जब हमने इसको डिसोसिएट किया तो डिसोसिएट करने पे ए कितने बनेंगे, एक्स, ए कितने बनेंगे, एक्स, और ए का चार्ज कितना होगा, वाई, तो ए पे चार्ज आया प्लस वाई। सिमिलरली बी कितने बनेंगे, वाई, और बी पे चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। आती है बात समझ में? क्रिस क्रॉस करना है। लाइक यदि हमने बोला कि हमारे पास BaCl2 है तो इसको ब्रेक करके क्या लिखते हैं, Ba+2 और ट्वाइस ऑफ Cl माइनस, तो Ba कितना है, 1, इसीलिए ये चार्ज किस पे गया, क्लोरीन पे। क्लोरीन कितने, 2, तो ये चार्ज किसके पास आया, Ba के पास। तो क्रिस क्रॉस लगाना है, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो यहां से लेट सपोज t इक्वल टू 0 पे ये A है, ये 0 0 है, तो t इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम या सैचुरेशन पे ये हो जाएगा A माइनस एस, ये बनेगा S और ये भी बनेगा S, ये XS और ये YS। अब यदि मुझको KSP लिखना है, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस वाई की होल पावर X एंड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस X का होल पावर Y। अब A प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, XS, तो इट इज X मल्टीप्लाई S का होल पावर X एंड Y मल्टीप्लाई S का होल पावर Y। तो यहां से X की पावर X डॉट Y की पावर Y एंड S की पावर X प्लस Y ले सकता हूं। यदि बेस से मैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, है ना, तो दोनों में S की पावर X और S की पावर Y, तो S की पावर X प्लस Y ये लिख सकते हैं। ये हुआ KSP के बराबर है। तो यहां से यदि मुझे S की पावर X प्लस वाई निकालना है तो इसको मैं KSP डिवाइडेड बाय X की पावर X डॉट Y की पावर Y लिख सकता हूं और S को इक्वल कर सकता हूं, दैट इट इज KSP डिवाइडेड बाय X की पावर X, Y की पावर Y, और KSP इसकी होल पावर 1 डिवाइडेड बाय X प्लस वाई। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। थोड़ा सा टफ लग सकता है, वेरिएबल्स की फॉर्म में है। यदि इसमें न्यूमेरिकल डेटा पुट करते हैं तो ये इजी हो जाता है। कैसे होगा ये नेक्स्ट लेक्चर में, ये लिख लो। लिख लिया सबने? धन्यवाद।